This full stack project will definitely help you in your web development learning, and I am sure you will like it and try to learn how you can build your own full stack app. So let's start the demo of application. Please like and share the video if you find it useful. So before starting the demo, let's talk about used tech. So as I said, this is a full stack project. So we have backend, we have front end. Okay. For front end, we are going to use React.js, and this is a React.js syntax. In React.js, we have two part. First part, we have JavaScript part where we can write JavaScript code. Okay. And second part, we have HTML. So this is our HTML. And here we can write JavaScript as well in same file. So this is a React basic syntax. And for backend, we have Express.js. So this is our backend. We have 4002 port to run our backend. So this is basic HTTP server to run our backend. So let's start the project demo. Alright, तो ये है हमारा नोट टेकिंग एप्लीकेशन जिसका नेम हमने रखा है नोट कीपर। तो ये बिल्कुल सेम है नोट पैड के जैसा, जिस तरीके से हमारे सिस्टम में नोट पैड होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट्स को स्टोर करते हैं और वो सेव करके हम लोग परमानेंट रख सकते हैं। तो सेम आप इस ऐप में भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड जितना भी रिक्वायरमेंट होगा। अगर मान लो मैं डिलीट पे क्लिक कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर कुछ चेंजेस करना है, अपडेट करना है, लेट सपोज अगर मैं अमाउंट अपडेट कर दूं यहाँ पे और सेव कर दूं तो यहाँ पे देखो ये चेंजेस हो चुका है। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आप इसे किसी भी डिवाइस में ओपन कर लो, ये आपको रिस्पॉन्सिव दिखेगा। ठीक है। और बात आती है अगर नोट क्रिएट करने की, तो क्रिएट नोट वाले पेज पे हमें जाना होगा और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक नया नोट क्रिएट करता हूँ और इसे ऐड नोट पे क्लिक करके सेव करते हैं तो होम पेज पे देखो हमारा लेटेस्ट नोट एकदम पहले टॉप पर शो कर रहा है। तो ये कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सारी चीज़ें सीखोगे, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल द थिंग्स। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का सिंपल सा डेमो था। अब इसे कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डेवलपमेंट को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर का नेम होगा हमारी ऐप का नेम। तो यहाँ पे हमने फ़ोल्डर का नेम रखा है नोट टेकिंग ऐप। ठीक है। अब इस फोल्डर को हमें करना क्या है, VS कोड में ओपन करना है। तो VS कोड में ओपन करने के लिए इसे हम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो सेम फोल्डर हमारे VS कोड में देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें दो फोल्डर क्रिएट करना होगा अपने इस रूट फोल्डर पर। तो पहला जो फोल्डर होगा वो होगा हमारा बैकएंड फोल्डर, जिस पे हम लोग अपना बैकएंड का पूरा कोड लिखेंगे। सेम लेवल पे हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड, जिस पे हमारा फ्रंट एंड का कोड होगा। आपको भी पता है ये एक फुल स्टैक एप्लीकेशन होने वाला है, तो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों रहेगा, तो इसीलिए दो फोल्डर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। देन क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को इस तरीके से हम लोग बॉटम से ओपन कर लेंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स में। इस विंडो का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे मैं कट कर रहा हूँ। तो डेवलपमेंट जो स्टार्ट करूँगा मैं वो होगा बैकएंड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बैकएंड फोल्डर को ओपन करेंगे अपने टर्मिनल पर। तो यहाँ पे देखो हमारा बैकएंड फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है Express.js। जब भी हम लोग Node.js ऐप क्रिएट करते हैं तो बैकएंड के लिए हम लोग एक्सप्रेस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें राउटिंग प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग APIs क्रिएट कर सकते हैं, APIs लिख सकते हैं अपने बैकएंड के लिए। ठीक है। तो ये एक्सप्रेस क्या है, बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है Node.js का। ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे हम लोग अपना बेसिक सा HTTP सर्वर सेटअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने बैकएंड को रन करेंगे। ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इंस्टॉलिंग ऑप्शन पे हमें जाना है। तो स्टेप 1 बोला जा रहा है कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देखो हम लोग बैकएंड फोल्डर पे हैं। ठीक है। ये स्टेप हमारा कंप्लीटेड है। VS कोड को मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि चीज़ें मैनेज हो पाए। अगला स्टेप है npm init हमें करना है। तो यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करेंगे और बैकएंड फोल्डर पे npm init करेंगे।
तो पैकेज नेम एम्प्टी रखते हैं, वर्जन एम्प्टी, डिस्क्रिप्शन क्या दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं फुल स्टैक ऐप, ठीक है। एंट्री पॉइंट index.js, ठीक है। टेस्ट कमांड एम्प्टी, गिट रेपो अभी के लिए एम्प्टी रहेगा। कीवर्ड्स में यहाँ पे दे देते हैं नोट टेकिंग ऐप। ऑथर में अपना नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर, लाइसेंस एम्प्टी, यस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ये सारे स्टेप्स को हमने डन करा है, आप देखो बैकएंड फोल्डर के अंदर package.json एक फाइल आया है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, हमारे एप्लीकेशन का नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कीवर्ड्स, ऑथर नेम, लाइसेंस, सभी चीज़ें, ठीक है। अगला काम क्या है कि एंट्री पॉइंट index.js होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड फोल्डर पे ही एक फाइल बनाएंगे index.js। ये हमारा रूट फाइल होगा बैकएंड का, जिस पे हम लोग अपना एक बेसिक सा HTTP सर्वर बनाएंगे और वही सर्वर हमारे बैकएंड को रन करेगा। तो ये एक्सप्रेस पे होगा हमारा सर्वर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कमांड हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, तभी हम लोग अपना HTTP सर्वर क्रिएट कर पाएंगे खुद का, जो हमारे बैकएंड को रन करेगा। MongoDB डेटाबेस यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग ORM यूज़ करेंगे, mongoose.env एक और पैकेज होगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स को रखेगा, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेंगे। देन नोडमोन एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं हम डेवलपमेंट के लिए, ये यूज़ होगा कि आफ्टर एवरी चेंजेस जब हम सेव करें तो ये हमारे सर्वर को रीस्टार्ट कर दे, ठीक है। तो फिलहाल ये 4 पैकेजेस का रिक्वायरमेंट था तो हमने इन्हें इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर ये सारी डिपेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड इस पर क्लिक करना है। तो ये देखो एक्सप्रेस पे बेसिक सा सर्वर यहाँ पे क्रिएटेड है। तो इसको कॉपी करेंगे, इस कोड को index.js में जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम इस फाइल को सेव करें और इसको रन करने के लिए हमें कमांड देना होगा node index.js। यहाँ पे ये कमांड भी लिखा हुआ है, ठीक है, नोड अपनी फाइल का नेम, तो आपका सर्वर रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा सर्वर जो है 3000 पोर्ट पे चल रहा है क्योंकि पोर्ट 3000 है। और ये देखो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है टर्मिनल पर। अगर यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र पे भी गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। अगर इसको लोकल होस्ट 3000 में कर दूँ तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस अगर कर देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड 2 करता हूँ, सेव कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना होगा, सर्वर बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही ये चेंजेस हमें दिखेगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हमने नोडमोन पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में एक कमांड यूज़ कर देंगे स्टार्ट में nodemon index.js, ठीक है। तो जब भी हम लोग npm स्टार्ट करेंगे nodemon index.js फाइल रन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ये रिक्वायर सिंटैक्स नहीं लेंगे हम। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो टाइप है वो कर देते हैं मॉड्यूल। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमन जेएस होता है तो हमें चाहिए मॉड्यूल, ठीक है। सेव करते हैं। तो अभी एक्सप्रेस को हम लोग इंपोर्ट वाले सिंटैक्स के थ्रू इंपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और पैकेज इंस्टॉल किया था, अगर आपको पता होगा .env, इसका यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे बैकएंड पे एक फ़ाइल बना रहे हैं, फाइल का नेम ही होगा .env। इस पर क्या करते हैं, पोर्ट दे देते हैं जिस पोर्ट पे हमारा सर्वर हम चलाना चाहते हैं। 4001 पोर्ट पे हम चाहते हैं मेरा सर्वर चले, ठीक है। तो index.js फाइल पे आएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है .env को .env से, फिर यहाँ पे हमें .env.config करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली क्या कर सकते हैं, अपने पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं .env फाइल से। तो process.env.port, अगर .env से पोर्ट मिलेगा तो 4001 पे सर्वर चलेगा। अगर मान लो यहाँ से पोर्ट रिसीव नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 4002 पे हम इसको रन करवाएंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये पोर्ट हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये मैसेज भी मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, जैसे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। अब इसको अगर सेव करें और अब हमें बस एक बार बैकएंड को बंद करके सर्वर रीस्टार्ट करने का नीड है, ठीक है। फिर ये अपने आप हर एक चेंजेस पे इसको रीस्टार्ट करता जाएगा। तो देखो यहाँ पे सर्वर 4001 पोर्ट पे चल रहा है, मतलब .env से ये पोर्ट नंबर एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे रिफ्रेश कर रहे हैं
तो यहाँ पे हमारा 4001 पोर्ट है, ठीक है। तो 4001 पोर्ट पे देखो हेलो वर्ल्ड 2 आ रहा है। अब कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर 3 कर दूँ तो देखो यहाँ पे सर्वर रीस्टार्ट हो गया और रिफ्रेश करने से ये चेंजेस दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने नोडमोन एक्सप्रेस .env क्यों यहाँ पे इंस्टॉल किया था। अब आती है मोंगूस। इस ORM का हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए होगा एक डेटाबेस, ठीक है, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम जस्ट टाइप करेंगे MongoDB एटलस, ठीक है। फिर हमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है यहाँ पर, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिल करके। तो यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करेंगे हम लॉगिन करने के लिए। तो ये क्या करेगा, मुझे मेरे MongoDB अकाउंट से लॉगिन करेगा। तो बहुत ही इजी स्टेप होता है, आप अपना अकाउंट बना लेना। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये है हमारा MongoDB एटलस का होम पेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आप जिस अकाउंट से लॉगिन किए वो अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है और प्रोजेक्ट का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और प्रोजेक्ट का नेम हम दे देते हैं नोट टेकिंग ऐप, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्री वाला प्लान हमें सेलेक्ट करना है, फिर क्रिएट डिप्लॉयमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको अब करना क्या है, क्रिएट डेटाबेस यूज़र पे क्लिक करिएगा, चूज़ अ कनेक्शन मेथड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप ड्राइवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, MongoDB फॉर VS कोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉम्पास कर रहा हूँ। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी MongoDB कॉम्पास इंस्टॉल्ड है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये रहा मेरे डेटाबेस का URL, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके अपने .env पे आएंगे और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के URL को भी लिखेंगे, ठीक है, Mongo URL। तो ये होगा हमारा MongoDB URL। लास्ट में हम अपने डेटाबेस का नेम दे देते हैं नोट टेकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से डेटाबेस का URL हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब अपने यहाँ पे index.js वाली फाइल पे आएंगे। इस कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्राई कैच यूज़ करेंगे डेटाबेस के कनेक्शन के लिए, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस कमेंट यूज़ कर दे रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन कोड। तो अब यहाँ पे हम ट्राई पे क्या करेंगे, सिंपली डेटाबेस यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना होगा हमें क्या, मंगूस। तो यहाँ पे इस तरीके से मंगूस हमने इंपोर्ट कर लिया। और अब सिंपल सा 2 लाइन का कोड होगा यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का। तो हमें लिखना है mongoose.connect और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस का URL देना है। तो process.env तो .env में हमने जो भी यहाँ पे mongo URL लिखा है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कनेक्ट मेथड में हम बस डेटाबेस का URL पास करते हैं। तो console.log में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक मैसेज पास कर देता हूँ मैं, कनेक्टेड टू डेटाबेस, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है। और कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, हम लोग एरर शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर कनेक्टिंग टू MongoDB, और ये एरर हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हमने सेव करा, यहाँ पे देखो कनेक्टेड टू MongoDB और हमारा सर्वर भी चल रहा है, मतलब हम लोग सक्सेसफुली डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा, नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस का स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बैकएंड फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे मॉडल्स नाम का, ठीक है। और इसके अंदर एक स्कीमा फाइल होगी हमारी node.model.js, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस का स्कीमा लिखेंगे कि हमारा डेटाबेस में क्या क्या डेटा हम लोग सेव करने वाले हैं। तो मीनवाइल यहाँ पे हमें एक एरर आ चुका है गाइस, बहुत ही लंबा चौड़ा एरर, दिखाता हूँ क्या है। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो IP एड्रेस है वो वाइट लिस्टेड नहीं है डेटाबेस में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डेटाबेस में नेटवर्क एक्सेस में आना है, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस में आइएगा और यहाँ पर ऐड IP एड्रेस क्लिक करिएगा, ठीक है। फिर ऐड IP एड्रेस पे क्लिक करने पर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर और इसको कंफर्म कर दीजिएगा।
तो ये एक्टिव हो गया अभी। इस फाइल पे आते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं और अभी वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ये अभी कनेक्टेड टू डेटाबेस ही रहेगा। अब अपने डेटाबेस का स्कीमा दिखाते हैं हम कि हमारा डेटाबेस कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस चैटबॉट एप्लीकेशन है, उसका स्कीमा है। अब हम लोग नया स्कीमा बनाएंगे अपने इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा है नोट टेकिंग ऐप, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डेटाबेस में क्या क्या स्कीमा होगा। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होगा, ठीक है। टेबल का नेम क्या होगा, टेबल का नेम होगा नोट, ठीक है। तो स्कीमा कैसे दिखेगा, तो पहला जो होगा वो होगा टाइटल, ठीक है, कि क्या टाइटल है। लेट सपोज अगर हम लोग ईएमआई से रिलेटेड कुछ भी नोट सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें उसका डिटेल भी देना पड़ेगा। तो कंटेंट क्या होगा या फिर डिस्क्रिप्शन कह लो, दिस, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हम बस आपको एग्जांपल के लिए बोल, दिस मंथ ईएमआई इज़ पेंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा। इसी तरीके से मल्टीपल डेटा हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से नोटपैड में हम लोग अपना क्या करते हैं, डेली का रूटीन सेव करते हैं, सेम वही हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यही दो डेटा हम लोग अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। तो अब इसी के लिए हमें क्या करना है, स्कीमा डिज़ाइन करना है। तो स्कीमा डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इस फाइल में आएंगे। सबसे पहले हमें मोंगोस चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग मोंगोडीबी का स्कीमा लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मोंगोस इंपोर्ट। फिर अगला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट नोट स्कीमा इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टाइटल होगा, ठीक है। तो टाइटल का जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, एकदम हमें कंपलसरी ये देना ही है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ट्रिम। इसकी वैल्यू ट्रू रख रहे हैं। ये क्या करेगा, वाइट स्पेसेस रिमूव करेगा कि अगर मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पेस है या फिर एंडिंग में स्पेस है तो ये उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर स्पेस होता है तो ये हो गया हमारा टाइटल। अब हमें क्या करना है, एक और डेटा स्टोर करना है, ठीक है। कंटेंट मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा डिटेल। तो टाइप स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड ट्रू होगा, इसका ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। ट्रिम आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, आपका मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो डेटाबेस का डेटा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम स्टैम्प ट्रू, ठीक है, जो कि बताएगा कि कितने टाइम पे वो नोट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्कीमा रेडी हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट नोट इक्वल टू, तो यहाँ पे स्कीमा को मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए मोंगोस डॉट मॉडल, तो जो भी ये स्कीमा बनाया है उसका नेम हमने नोट दिया है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि दूसरी फाइल में हम लोग इस डेटाबेस स्कीमा को यूज़ कर पाएँ अपने एपीआई में, ताकि वहाँ से डेटा सेव करें तो इस डेटाबेस में सेव हो, ठीक है। ये हमारा नोट क्या है, डेटाबेस है, ओके। तो इसको सेव करते हैं। तो हमारा स्कीमा रेडी हो चुका है डेटाबेस का। अब हमें क्या करना है, लॉजिक लिखना होगा, बिजनेस लॉजिक कोड लिखना होगा बैकएंड पे, जो कि एग्जीक्यूट होगा और वहाँ से डेटा आएगा तो इस डेटाबेस में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे बैकएंड फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल होगी हमारी नोट डॉट कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इस फंक्शन को हम लोग राउटिंग के टाइम दूसरी फाइल में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो फंक्शन होगा हमारा क्रिएट नोट, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल में लिख देते हैं नोट क्रिएशन फंक्शन, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन हमने बना लिया।
अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंड पॉइंट डिसाइड करना होगा, राउटिंग क्रिएट करना होगा, ताकि किसी पर्टिकुलर यूआरएल में जाने से ये फंक्शन रन हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकएंड फोल्डर पे एक और फोल्डर बनाएंगे, राउट्स। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ाइल होगी हमारे पास node.route.js। तो राउटिंग के लिए हम लोग एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था राउटिंग के लिए एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिया। तो हमें यहाँ पे एक राउटर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो एक्सप्रेस डॉट राउटर ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि index.js रूट फाइल में इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम API एंड पॉइंट लिखेंगे वो क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे राउटर डॉट कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाने से कौन सा फंक्शन हमारा चलेगा, क्रिएट नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट दे देते हैं क्रिएट नोट ताकि अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो ये क्रिएट नोट फंक्शन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर लिया, .js ऐड कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने लास्ट में देखो फंक्शन जब क्रिएट किए थे, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखे थे। ठीक है, और डेटाबेस को भी हम लोग को यूज़ करना है दूसरी फाइल में, इसीलिए इसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा हमने राउटिंग डिसाइड कर दिया है, क्रिएट भी कर दिया। अब index.js में आएंगे इस राउटिंग को यूज़ करने के लिए, क्योंकि यही हमारा रूट फाइल है। तो इस पे हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो इस कोड को हम अच्छे से सेपरेट कर देते हैं। तो import node routes, तो ये हमारा राउट्स फोल्डर में node.route.js फाइल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक कमेंट हम दे देते हैं राउटिंग मिडलवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए हमें लिखना होगा app.use, और सिंपली यहाँ पे आप URL दोगे। ठीक है, तो /API/version1, ये हमारा version 1 है। उसके बाद नोट दे सकते हैं, नोट ऐप। ठीक है, ये हमारे ऐप हैं, और ये हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है राउट्स फोल्डर में, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये फ्लो कैसे होगा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लोकल होस्ट 4001/API/v1/नोट ऐप पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद /create नोट पे जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन रन कर जाएगा। हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, पोस्टमैन में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले वर्क स्पेस पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, नोट ऐप। ठीक है, क्रिएट वर्क स्पेस, नेक्स्ट करते हैं। तो नोट टेकिंग यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा मैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी API एंड पॉइंट को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो ब्लैंक कलेक्शन, तो यहाँ पे एक कलेक्शन आ गया है, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वेस्ट होगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्रिएट नोट। ठीक है, और इस कलेक्शन को भी हम लोग नेम दे देते हैं ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नोट ऐप, ये हमारा ऐप है। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें देना है URL। तो URL कहाँ से मिलेगा, ब्राउज़र पे अगर आप देखो यहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या देना है, अब हमें ये अपना URL देना है, index.js में जाना है। अब आपको समझ में आ जाएगा, /API/ ये सारा कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद / फिर हमें यहाँ पे आने पे पता चलता है कि यहाँ पे भी हमने क्रिएट नोट लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पास करेंगे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, बॉडी अभी नन रखेंगे, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट सेंड करा, आप कंसोल पे देखो नोट क्रिएशन फंक्शन हमारा रन कर गया। इसका मतलब ये फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, अभी बेसिक सा HTTP सर्वर क्रिएट करा, उसके बाद डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हम। फिर हमने डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट किया कि क्या क्या डेटा हम लोग सेव करवाएंगे डेटाबेस में। फिर इस डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए हमने क्या किया, फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हम लोग कोड लिखेंगे हमारा। इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमने राउटिंग डिफाइन करी एक्सप्रेस का यूज़ करके, और फिर क्या किया, index.js फाइल में इस राउटिंग को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारा जो मेन काम है यहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्लीट कोड करना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कोडिंग करते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे ट्राई कैच हम लोग लिखेंगे। अब हमें करना क्या है इस ट्राई के अंदर और इस कैच के अंदर, तो स्कीमा जो हमने डिफ़ाइन किया है, ये जो डेटा है टाइटल और कंटेंट, ये हमें अब क्या करना है, गेट करना है और इसे डेटाबेस में स्टोर करना है, तभी तो कंटेंट हमारा क्रिएट होगा। तो उसके लिए पोस्टमैन पे ले चलते हैं, आपको समझा पाएंगे हम अच्छे से। तो ये हमारा नोट क्रिएट करने का एंड पॉइंट है। तो बॉडी में रो में हम जाएंगे और यहाँ से हम लोग टाइप रखेंगे डेटा का JSON। तो यहाँ से हम लोग JSON फॉर्म में क्या करेंगे, अपना डेटा भेजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी से भेजेंगे टाइटल, तो टाइटल हो गया मान लो EMI, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा कंटेंट, तो कंटेंट क्या होगा हमारा EMI पेड, ठीक है। तो ये दो डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी से भेज रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन्हें रिसीव करना होगा। तो ट्राई के अंदर जो सबसे पहला लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि हमें टाइटल और कंटेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या करना है, रिसीव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइटल और कंटेंट हमें मिल गया। फिर अगर मान लो ये टाइटल और कंटेंट नहीं होता है, यूज़र कुछ भी यहाँ पे पास नहीं कर रहा है, एम्प्टी पास कर रहा है, ठीक है, कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो हम सिंपली बोलेंगे टाइटल और कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें डेटाबेस में क्या करना है, अपना डेटा स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम टॉप ऑफ में अपने क्या करेंगे, डेटाबेस को इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी में डेटा सेव करवाना है। तो डेटा सेव करवाने के लिए हम लिखेंगे न्यू, हमारा डेटाबेस हो गया नोट, और इसमें क्या भेजना है हमें, इसमें हमें भेजना है हमारा टाइटल और कंटेंट, ठीक है। तो ये दो डेटा हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इसको एक वेरिएबल में इधर स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। अब जो भी डेटा स्टोर हुआ है हमारे वेरिएबल में, उसको हम लोग सेव करेंगे। तो अवेट न्यू नोट डॉट सेव, ठीक है। और रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे 201 सक्सेस का स्टेटस कोड कि ये डेटा हमारा रिटर्न हो जाए, ठीक है, ताकि फ्रंट एंड में हम लोग उसको दिखा भी पाएँ। तो ये अवेट हम क्यों लिखें यहाँ पे, अगर अवेट लिखेंगे तो मेथड यहाँ पे एसिंक करना होगा, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो एसिंक अवेट हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे डेटाबेस में डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, तो जब तक डेटा डेटाबेस में सेव नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे वेट करो। सेव हो जाएगा, आप रिस्पॉन्स में वही डेटा हमें दिखा दो कि हाँ हमने वो डेटा भेज दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया डेटा क्रिएट करने का कोड। अब कैच में आते हैं, कैच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एरर दिखाते हैं, ठीक है। तो एरर होगा क्या हमारा 500 स्टेटस कोड के साथ हम लोग यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, एरर डॉट मैसेज भी रख सकते हैं, या फिर हम लोग पर्सनल खुद का मैसेज भी पास कर सकते हैं। फिलहाल यही रहने देते हैं। तो ये हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको चलो हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज़ अनडिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी डेटा बॉडी से भेज रहे हैं वो हम लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अपने यहाँ बैकएंड में। क्यों, वो अनडिफाइंड जा रहा है, क्योंकि हमने इसे पार्स नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पार्स करना होगा, एक्सप्रेस डॉट JSON हमें यूज़ करना होगा, ताकि हम लोग जो भी JSON भेज रहे हैं बॉडी से उसे हम लोग रिसीव कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और सेम लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे चलते रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा ये डेटा डेटाबेस में चला गया है और हमें रिस्पांस में ये डेटा मिल गया है। क्यों मिला है, क्योंकि रिस्पांस में देखो हमने यही सेम डेटा रिटर्न कर दिया था JSON को, इसीलिए वही सेम JSON हमें यहाँ पे दिख रहा है। MongoDB में भी अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। ब्राउज कलेक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा नोट्स नाम का एक टेबल बनेगा, कलेक्शन बनेगा, ठीक है। MySQL में टेबल होता है, MongoDB में कलेक्शन होता है। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया, इसके अंदर एक कलेक्शन है नोट्स, और इसमें ये देखो हमारा डेटा है। तो ये जो नोट्स है ये यही वाला नोट्स है, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग यहाँ पे नोट लिखते हैं तो MongoDB में S ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी नोट्स हमने क्रिएट करे उन्हें हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है, गेट नोट्स।
तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो इस फंक्शन के अंदर ट्राई कैच होगा एज यूजुअल। ट्राई के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेटाबेस से डेटा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये रहा डेटाबेस, तो फाइंड मेथड यूज़ करेंगे डेटा फाइंड करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट हो वो सबसे पहले दिखे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्ट यूज़ करेंगे। और सोर्ट में क्रिएटेड एट की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। क्रिएटेड एट, तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे -1, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया, हमने डेटा मंगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसी डेटा को हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे, response.json। और इस वैल्यू को एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स नाम का एक वेरिएबल होगा हमारे पास, और डेटाबेस कॉल यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब वेट हमें करना पड़ेगा। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता वेट करो, तो मेथड होगा async, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा जो कोड है 2 लाइन का, इससे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नोट यहाँ पे क्रिएट होगा वो सब एक बार में हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैच में सेम इसी तरीके का हम एरर डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा ये एंड पॉइंट भी हमारा रेडी हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे राउट्स में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार जो रिक्वेस्ट होगा वो हमारा होगा गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो गेट नोट्स, और यहाँ पे जो हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, गेट नोट्स वाला, ठीक है। तो ये देखो ये इंपोर्ट हो गया। तो चलो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अब अपने कोड को टेस्ट करते हैं कि हम लोग सारा डेटा रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पोस्टमैन पे चलते हैं, ये रहा हमारा पोस्टमैन। यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, तो डुप्लीकेट करते हैं हम। तो इसका जो नेम देंगे वो क्या होगा, वो होगा गेट नोट्स, ठीक है। तो ये गेट रिक्वेस्ट होगा। यूआरएल हमारा एंड पॉइंट यही वाला कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से और इसमें पेस्ट करेंगे। लास्ट में हमने क्या लिखा है अपने कोड में वही सेम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट नोट्स है, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे और पोस्टमैन पे जाएंगे और एंड में ये हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये बॉडी होगा, नन होगा। चलो इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक और डेटा मैं क्रिएट कर देता हूँ, होम रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैसेज कर दूँ रेंट पेंडिंग, तो ये डेटा भी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 2 डेटा आ चुके हैं, तो देखते हैं कि सारे डेटा हम रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑल डेटा हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 एंड पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से और भी एंड पॉइंट्स बनाने हैं। अपडेट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन होगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट को अपडेट करेंगे। तो एज़ यूजुअल ट्राई कैच होगा और कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग सेम कोड को कॉपी करेंगे एरर के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ट्राई में हमें क्या करना है, देखो जब हम लोग नोट क्रिएट कर रहे थे, आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम जब नोट क्रिएट कर रहे थे, ये क्या ओपन कर दिया मैंने, ओके हाँ। जब नोट हम क्रिएट कर रहे थे तो देखो यहाँ पे हम बॉडी से कंटेंट भेज रहे थे, ठीक है। तो जब अपडेट करेंगे हम लोग, अगर मैं एक डुप्लीकेट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपका। तो जब हम लोग अपडेट करेंगे तो हम लोग क्या अपडेट करेंगे, हम लोग यही कंटेंट अपडेट करेंगे ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी में रो में जेएसओन में डेटा पास करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मुझे होम रेंट की जगह पे यहाँ पे रूम रेंट करना है, इसको अपडेट करके, और रेंट पेंडिंग की जगह पे पेड करना है, ठीक है। मैं कंटेंट अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये जो कंटेंट है मुझे ये अपडेट करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका आईडी चाहिए होगा, ठीक है। तो आईडी कहाँ से मिलेगा, आईडी हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आईडी हमें पैरामीटर में यहाँ पे पास करनी पड़ेगी कि यही पर्टिकुलर आईडी का जो कंटेंट है मुझे अपडेट करना है। समझ आ गया। चलो VS कोड में चलते हैं। अब कोड करेंगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो सिंपल से यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा टाइटल कंटेंट जो कि बॉडी से मिलेगा, जिस तरीके से क्रिएशन के टाइम पे हमने किया था। फिर क्या करेंगे, अब अपडेट करना है। तो एक वेरिएबल होगा हमारे पास अपडेटेड नोट करके, जिसमें अपडेटेड वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ये कोड जो आया है बिल्कुल सही आया है कि हम डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं आईडी से और उसको अपडेट कर रहे हैं। तो आईडी हमें
पैरामीटर से मिल जाएगी, पैरम्स में हम लोग पास करेंगे। टाइटल कंटेंट को अपडेट करना है तो हमने पास कर दिया, और न्यू की वैल्यू ट्रू कर दी कि जो भी चेंजेस हो उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। और मान लो अपडेटेड नोट नहीं होता, कुछ भी वैल्यू अपडेट नहीं होती है, तो नोट फाउंड की जगह पे यहाँ पे आप कर सकते हो नोट अपडेटेड, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर नो चेंजेस फाउंड ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स में अपना अपडेटेड डेटा सेंड कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया क्या, हमारा अपडेट नोट का एपीआई एंड पॉइंट। अब क्या करना है, इसका भी हमें राउट्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, राउटर डॉट पुट रिक्वेस्ट हमें भेजना पड़ेगा, क्योंकि नोट हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया इंपोर्ट। तो ये एंड पॉइंट का रिक्वायरमेंट अब हमें पड़ेगा। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पोस्टमैन ये रहा, तो ये वाला जो एंड पॉइंट है कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इसको पेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट होगा पुट, क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेट होगा हमारा नोट स्लैश, अब हमें क्या चाहिए होगा, आईडी चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आईडी हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स में देखो, पैरम्स में क्या पास कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं। एंड पॉइंट क्या है, अपडेट नोट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत करना। अपडेट नोट, पैरम्स में आईडी पास कर रहे, अपडेट नोट फंक्शन में आओ, यहाँ पे देखो पैरम्स में आईडी यहाँ पे रिसीव कर रहे, कंटेंट जो अपडेट करेंगे वो, और चेंजेस के लिए एक्सेप्ट कर रहे। तो पोस्टमैन पे अब इसको हम क्या करते हैं, चलो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे देखो रूम रेंट पेड, ये हमारा अपडेट हो चुका है। पहले क्या था, पहले वैल्यू था होम रेंट, लेकिन अब क्या हो चुका है, रूम रेंट। अगर इसको मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू चेंजेस दिखा रहा है। तो ये अपडेट वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लास्ट और फंक्शन लिखना है डिलीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट नोट ट्राई कैच में मैं सेम कोड को यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। अगर कुछ एरर आएगा तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले नोट डिलीट करना है। तो डिलीट नोट, डेटाबेस पे क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो आईडी पैरम्स से हमें आईडी मिल जाएगी, हमने उसे डिलीट नोट वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मान लो जो नोट डिलीट कर रहे हैं वो नहीं है तो नोट फाउंड बताएगा, अदरवाइज 200 स्टेटस कोड के साथ सक्सेस स्टेटस कोड होता है 200, बोल दो नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। इसको सेव करते, इसका भी एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो राउटर डॉट डिलीट, और इस तरीके से फंक्शन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा डिलीट फंक्शन आ चुका है, ठीक है। सेव करते हैं, इसको भी अभी टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सेम डुप्लीकेट एक रिक्वेस्ट बनाएंगे और उसको कर देंगे डिलीट नोट, और यहाँ पे सिंपली ये जो URL है ये पूरा कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपडेट के जगह पे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, रिक्वेस्ट होगी डिलीट की, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, वापस से डिलीट करेंगे नोट फाउंड, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। ये आईडी का नोट अब नहीं मिलेगा, देखना, देखो अभी है, ठीक है, लेकिन अभी देखना ये चला जाएगा, ये देखो ये चला गया। तो ये हमारा यहाँ पे बैकएंड का जो डेवलपमेंट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बैकएंड समझ में आया होगा। ये 4 एंड पॉइंट्स थे जो हमने बना दिए। अब हमें क्या करना है, अपने फ्रंट एंड पे जाना है। तो फ्रंट एंड को बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, टैलविंड CSS के पेज को विज़िट करेंगे, ओके। तो टैलविंड CSS हमें प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड करता है। इस तरीके का क्लास होता है, बहुत ही ईजी होता है अपने HTML में इसको यूज़ करना, ठीक है। बहुत ईजिली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और फ्रेमवर्क गाइड्स में जाना है। तो यहाँ पे वीट का ऑप्शन होगा, ठीक है, प्ले CDN यूजिंग वीट। यहाँ पे देखो वीट का सेपरेट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीट के थ्रू अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपको रिएक्ट सेलेक्ट करना है फ्रेमवर्क में, और जावास्क्रिप्ट हमारा वेरिएंट होगा, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रंट एंड फोल्डर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन हमारे फ्रंट एंड फोल्डर में ही क्रिएट हो चुका है।
नेक्स्ट कमांड हमें बोला जा रहा है npm इंस्टॉल करना है, तो npm i यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद जो अगला कमांड होगा npm रन डेव करना है अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, npm रन डेव करते हैं। तो 5173 पोर्ट पर देखो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन बेसिक काउंटर ऐप बना हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हमें टेलविंड को कॉन्फ़िगर करना है अपने रिएक्ट ऐप में, तभी हम लोग टेलविंड यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है कि इस तरीके से हम लोग वीट के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेलविंड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस सेटअप में प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली क्या करिएगा, टेलविंड का प्रीवियस वर्जन पे जाइएगा 3.4 वाले पे, गेट स्टार्टेड पे, फ्रेमवर्क गाइड्स में भी आपको वीट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये कमांड हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमें चाहिए अब ये कमांड, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे क्रिएट करेगा और उस कॉन्फ़िग फाइल में हमें ये वाला कोड अटैच करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िग फाइल बन के आ गया है, इसको डिलीट करके ये पेस्ट करेंगे। तो इसमें लिखा क्या है, जो भी content.html से होगा या फिर src फोल्डर के अंदर जो भी .js tsx की फ़ाइल होगी उसमें टेलविंड काम करेगा। इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद वापस आना है, index.cs में ये कोड आपको अटैच करना है src के अंदर index.css, इसको डिलीट कर दो पूरा और ये कोड अटैच कर दो 3 लाइन का और इसको बंद कर दो। फिर npm रन डेव करके आप अपनी एप्लीकेशन को एक बार टेस्ट कर सकते हो ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो 5173 पे देखो अभी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल जो CSS लगा हुआ था index.css में वो हमने डिलीट कर दी, ठीक है। तो इतना सिंपल था वीट के थ्रू रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करना, क्रिएट करना। अब यहाँ पे app.jsx जो आप देख रहे हैं ये है रूट फाइल रिएक्ट का, ठीक है। अगर इसको मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे जो भी लिखूँगा RAFCE मतलब रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, इतना टाइप करने से हमें सजेशन आते हैं। तो इसको अगर मैं सेव कर दूं तो देखो यहाँ पे ऐप लिखा हुआ आ रहा, मतलब app.jsx में जो भी लिखा रहेगा वही यहाँ पे होम पेज पे रेंडर होगा। अब यहाँ पे RAFCE लिखने से सजेशन क्यों आ रहे हैं मुझे, उसके लिए आपको एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे रिएक्ट का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रहा ES7 रिएक्ट स्निपेट, ये आप इंस्टॉल करना। और टेलविंड CSS भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे टेलविंड भी आप इंस्टॉल कर लेना इंटेलिसेंस, ताकि जब क्लासेस लिखूँ टेलविंड की तो सजेशन मिले, ठीक है। डन। अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट कि हमें बनाना क्या है। हमें तो ये नहीं चाहिए जो अभी दिख रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अगर मैं अपनी डेमो एप्लीकेशन को ओपन कर दूँ, यहाँ पे मेरी डेमो एप्लीकेशन चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो ये है नैवबार, ओके। बीच में ये हमारा जहाँ पे अगर नोट्स रहेगा, कुछ भी नोट हमने क्रिएट करा रहेगा तो वो दिखेगा। और ये एक फुटर है और एक पेज है क्रिएट नोट का, जहाँ से हम लोग नोट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अपनी src के अंदर ये app.css ये यूज़फुल नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे हम, ओके। देन src के अंदर क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे पेजेस नाम का, 2 पेज क्रिएट करना है। सबसे पहला यहाँ पे home.jsx, home.jsx में हमारा कौन सा कंटेंट होगा, home.jsx में हमारा ये कंटेंट होगा, ठीक है। ये जो होम सेलेक्टेड है उसमें ये पेज दिखना चाहिए, ठीक है। और एक पेज बनाएंगे क्रिएट नोट, जिसमें स्लैश क्रिएट पे क्रिएट नोट आएगा और स्लैश पे होम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और पेज बनाते हैं क्रिएट नोट .jsx, ठीक है। इसमें नोट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास 2 पेज बन गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि स्लैश पे ये दिखना चाहिए, होम पेज दिखना चाहिए, और क्रिएट नोट पे क्लिक कर दूँ तो ये क्रिएट वाला पेज दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी हमें नैवबार चाहिए होगा, फुटर चाहिए होगा, ठीक है। तो नैवबार फुटर छोटे छोटे कंपोनेंट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक और फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का, और इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट करके रख लेते हैं, ठीक है। navbar.jsx, इस पे हमारा नैवबार क्रिएट कर देंगे हम। और एक और यहाँ पे फुटर के लिए बनाते हैं हम footer.jsx, इसमें हमारा फुटर बना देंगे, ठीक है।
तो जितने भी बेसिक्स चाहिए थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक करके होम पेज बनाना है, क्रिएट वाला पेज बनाना है, नैव बार फुटर बनाना है और app.jsx में राउटिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं राउटिंग से ही कि हम राउटिंग कैसे करेंगे। राउटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड पर। उस पैकेज का नेम क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र पे दिखाऊँ, ठीक है, ये वाला पेज क्लोज़ करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस पे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम हमें रिएक्ट में अपने फ्रंट एंड में राउटिंग डिफाइन करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको इंस्टॉल करेंगे पहले, तभी रिएक्ट राउटर डॉम को हम लोग यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे राउट्स को डिफाइन करने के लिए अलग अलग पेजेस का। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मेन फाइल पे जाना है। अब कैसे यूज़ करना है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस पे अगर मैं विज़िट करूँ तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी आपका रूट एप्लीकेशन है वहाँ पे ब्राउज़र राउटर को आपको एम्बेड करना है, ठीक है। तो हमारा जो रूट है main.jsx में हम लोग ऐप को रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट मोड हटा देंगे, 2 टाइम्स रेंडरिंग अननेसेसरी होगा, तो इसका रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगा, ठीक है। और हमारे इस ब्राउज़र राउटर के मिडिल में हम अपनी ऐप को रैप कर देंगे और यहाँ पे ब्राउज़र राउटर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करने के लिए हमें सजेशन नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक वर्ड डिलीट करके अगर मैं ये करूँ तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने अपने रूट लेवल पे ब्राउज़र राउटर को एम्बेड कर दिया है अपनी app.jsx के साथ। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो राउटिंग यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये सेम अप्रोच हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, इस ऐप को डिलीट करेंगे, ठीक है। और इसके जगह पर स्टार्टिंग में हमारे पास हर एक पेज पे नैव बार और फुटर रहेगा, हर एक पेज पे नैव बार और फुटर हमें शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, अपना नैव बार वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो नैव बार हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, फुटर भी दिखाना है, ठीक है। फुटर भी हमारा हर एक पेज पे होगा, तो यहाँ पे फुटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फुटर भी इंपोर्ट हो गया। अब इस मिडिल पे हमें क्या करना है, जो भी हमें अपना मेन कंटेंट दिखाना है। मेन कंटेंट का मतलब अगर ब्राउज़र पे ले चलूँ हम आपको दिखा पाएंगे अच्छे से। ये सेंटर वाला कंटेंट हमें दिखाना है, ठीक है। नैव बार और फुटर होम पे भी रहेगा, क्रिएट पे भी रहेगा, ठीक है। और सेंटर का कंटेंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू पेज, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग राउटिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन टैग यूज़ करते हैं और इस मेन टैग के अंदर हम यहाँ पे राउट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी अच्छा खासा कोड दिख रहा है, तो इसको जस्ट कॉपी करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब राउट्स को क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है राउट्स, उसके बाद राउट, ये दोनों चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। अब ये डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे होम पे स्लैश पे तो हमारा होम पेज दिखेगा, ठीक है। तो होम पेज हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो होम पेज हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। राउट्स भी इंपोर्ट हो गए हैं। अब स्लैश क्रिएट नोट है ना हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो होम पे तो होम दिख रहा है, सिलेक्टेड है। क्रिएट नोट पे क्लिक करने पे स्लैश क्रिएट पे जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्लैश क्रिएट पे हमें क्या करना है, हमारा पेज दिखाना है क्रिएट नोट वाला, ठीक है। तो ये भी देखो इंपोर्ट हो गया है। तो ये सिंपल सा राउटिंग था जो हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब इसको अगर सेव करूँ और फ्रंट एंड को एक बार स्टार्ट कर दें तो आप देखना हमने जैसे राउटिंग डिफ़ाइन किया है बिल्कुल वैसा ही हमारे डेमो ऐप जैसा दिखेगा। होम पेज पे देखो नैव बार है और होम पेज है और फुटर है, ठीक है। और अगर मैं इसको स्लैश क्रिएट कर दूं
तो देखो यहाँ पे क्रिएट नोट आ रहा है, लेकिन नैप बार फुटर कॉमन है क्योंकि ये हमें चाहिए होगा। तो हमने राउटिंग डिफाइन कर लिया, पेजेस हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब अगला काम क्या करते हैं कि हमारे बैकएंड पे, ठीक है, बैकएंड पे इस एपीआई को हमें एक्सेस करना पड़ेगा फ्रंट एंड पे, ठीक है। अगर इसको एक्सेस कर लेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इन सभी फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे फ्रंट एंड पे। तो हमें क्या कर चाहिए, यूआरएल चाहिए अपने फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे एपीआई, और उस फोल्डर के अंदर अपने पास एक फ़ाइल होगा, ठीक है, url.js। इस फाइल के अंदर सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या, अपना जो यूआरएल है वो एक्सेस करेंगे। तो हम लोग HTTP रिक्वेस्ट बैकएंड पे भेजने के लिए एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप ब्राउज़र पे इसे भी टाइप करके देख सकते हो एक्सियोस क्या होता है। कुछ भी आपको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, अगर आपको HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है क्लाइंट से सर्वर के पास तो एक्सियोस यूज़ होता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करोगे। उसके बाद कॉन्स्ट और बैकएंड का यूआरएल है हमारा, ठीक है, बैकएंड यूआरएल। तो यहाँ पे यूआरएल हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सियोस रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, एक्सियोस डॉट क्रिएट। और यहाँ पे बेस यूआरएल में हम लोग अपने बैकएंड का यूआरएल देंगे। तो हमारे बैकएंड का एग्जैक्ट यूआरएल हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इस पर्टिकुलर प्लेस पे इसको रिप्लेस करते हैं। बस क्या करेंगे, ये क्रिएट नोट हम लोग यहाँ से हटा देंगे। इतना ही दूर तक का हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर हमें इसे यूज़ करना है, ठीक है, बैकएंड यूआरएल को। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बैकएंड यूआरएल, डन। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हम लोग बैकएंड से मंगाएंगे, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डेटा को हम लोग अपने होम पेज पे भी दिखाएंगे, डेमो पे दिखाते हैं। हम लोग ग्लोबली स्टेट को मैनेज कब करते हैं, देखो, अगर यहाँ पे मैं अभी होम पेज पे कोई भी नोट नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक नोट मैं क्रिएट कर दूँ, ठीक है, जैसे रूम रेंट हो गया हमारा टाइटल, और इसमें क्या करते हैं, रेंट पेड 8000, ये नोट हम क्रिएट करें, ऐड नोट कर दिया मैंने, होम पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमें इस पेज पे दिखाना है, ये सारी वैल्यू दिखानी है, इस पेज पे दिखानी है। एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी दिखाना है सेम वैल्यू, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस कर दूँ और सेव कर दूँ तो अपडेटेड वैल्यू भी दिखानी है। डिलीट पे क्लिक कर दूँ तो वो डिलीट भी हो जाए, ठीक है। तो अपडेट, डिलीट और वैल्यू शो करने का फेच नोट का हमें फंक्शन एक्सेस करना है, जो हमने बैकएंड पे ये बना रखे हैं, हमें एक्सेस करना है और अलग अलग पेजेस पे दिखाना है। जैसे क्रिएट नोट में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसे दिखा रहे हैं होम पेज पे, ठीक है। तो जब हमें मल्टीपल प्लेसेस पे सेम वैल्यू शो करानी होती है, दिखानी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने स्टेट को ग्लोबली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबली स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करेंगे। तो एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम का, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपने स्टेट को मैनेज करेंगे ग्लोबली, ताकि अलग अलग पेजेस में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट का नेम दे देते हैं नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक JSX फाइल होगा। तो अब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए एक फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिया, कॉन्टेक्स्ट का नेम है नोट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करें ताकि दूसरे जगह पे इसको यूज़ कर पाएँ, इस वजह से, ओके। अब यहाँ पे बॉटम पे आएंगे, यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर
ठीक है। उसके बाद इसमें हमें वैल्यू देनी होती है, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें पास करना है वो हमें यहाँ पे देना होता है। और ये चिल्ड्रेन क्या है, ये चिल्ड्रेन हमारा काउंट होगा, ये होम पेज, क्रिएट नोट पेज, ये जितने भी पेजेस यहाँ पे हमने बना रखे हैं ये चिल्ड्रेन कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब इन सभी चिल्ड्रेंस में हमें जो भी वैल्यू यहाँ से पास करेंगे यूज़ करना है चिल्ड्रेन में। चिल्ड्रेन मतलब होम, क्रिएट नोट, ये पेजेस हो गए, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से बन गया। अब हमें अपना सारा फंक्शन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेच ऑल नोट्स का एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं। तो कॉन्स्ट, ठीक है, और गेट नोट्स करके हमारा एक फंक्शन होगा। तो ये एक एसिंग फंक्शन होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैकेंड से सारा नोट्स फेच करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग नोट क्रिएट करेंगे। तो ये भी हमारा एक एसिंग फंक्शन होगा, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे पैरामीटर में हमें नोट पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब हम लोग नोट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो जेसन है, बैकएंड में इसको जेसन बोलते हैं, यहाँ पे डेटा का टाइप जेसन है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जेसन है। नोट जो है ना ये उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइटल और कंटेंट को, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। फिर हमारे पास क्या होगा, एक अपडेट का फंक्शन होगा। अपडेट के लिए हमें क्या चाहिए, अपडेट के केस में हम लोग दो चीज़ें का डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले देखो हम लोग पैरामीटर में आईडी पास कर रहे हैं और यहाँ पे कंटेंट भी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंटेंट और ये हो गया आईडी, ये अपडेट वाले केस पे, ठीक है। फिर इसी तरीके से अपने पास एक डिलीट फंक्शन होगा। डिलीट पे क्या करना है, हमें बस आईडी चाहिए होगा। देखो डिलीट के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे आईडी है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे इस नोट कॉन्टेक्स्ट वाले फाइल में बना रहे। अब इन सभी को ना हम पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे फ्रंट एंड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट में इसीलिए यूज़ होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर का लॉजिक हम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू में हमें पास क्या करना है, वैल्यू में हमें पास करना है क्रिएट नोट पास करेंगे, ठीक है। फिर अपडेट पास करेंगे, अपडेट नोट, डिलीट पास करेंगे। ये तीन फंक्शन पास करेंगे और ये जो वैल्यू फेच करेंगे, सारे नोट्स को जो हम फेच करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट्स बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पर स्टेट्स क्रिएट करने के लिए एक एरे चाहिए होगा मुझे, और नोट्स कर दूँगा सेट नोट्स यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू रहेगी एम्प्टी एरे, क्योंकि बहुत सारे नोट्स रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे नोट्स रहेंगे का क्या मतलब, डेमो एप्लीकेशन में दिखाते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक नोट मैं क्रिएट कर दूँ, ठीक है, एक नोट हो गया, और एक नोट और क्रिएट कर दूँ, और होम पेज पे देखो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये एक एरे में स्टोर करेंगे, उसी के लिए एक एरे है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू फेच करेंगे उसको इस फंक्शन में पास कर देंगे, और इस फंक्शन से इस वेरिएबल में आ जाएगा, और इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और हमें लोडिंग पेज भी चाहिए होगा हमारी एप्लीकेशन पे, कि जब तक डेटा ना आए तब तक लोडिंग पेज होना चाहिए, ठीक है, लोडिंग चलना चाहिए। तो इनिशियली इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, ओके। जैसे यहाँ पे देखो जब रिफ्रेश होता है तो स्टार्टिंग में देखो लोडिंग नोट्स है, ठीक है। फिर जब डेटा आ जाता है तो वो हट जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे लोडिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोडिंग भी पास कर देंगे। तो ये जो हमने पास करा है ना, नोट्स, लोडिंग और ये मेथड्स, अब इन्हें हम पूरे एप्लीकेशन में, थ्रू आउट द एप्लीकेशन आई कैन यूज़ दिस वैल्यू एनीवेयर इन माई फ्रंट एंड ऐप, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम लोग यूज़ करते हैं। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हमें करना क्या है, इन सभी कोड्स को एक फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडर के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नोट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक फंक्शन होगा जिसके पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रेन को पास कर देंगे, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमें हमारा ये सारा कोड लिखना है।
क्यों प्रोवाइडर बनाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए थे उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोवाइडर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वही नोट प्रोवाइडर है हमारा। तो इसको सेव करेंगे, फिर हमें अपने एप्लीकेशन के रूट में क्या करना है, इसी प्रोवाइडर को यूज़ करना है, तब जाके हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो हमारा रूट है main.jsx। तो जिस तरीके से ब्राउज़र राउटर को हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से अब हमें क्या करना पड़ेगा, नोट प्रोवाइडर को भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो ऐप है उसको सेंटर में इस तरीके से रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा नोट प्रोवाइडर इस तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। तो ब्राउज़र राउटर हम लोग राउटिंग के लिए यूज़ किए, अपनी रूट एप्लीकेशन पे हमें इसे एम्बेड करना होता है, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी, क्योंकि इसे भी हमें ग्लोबली यूज़ करना है, तो हमें इसे भी क्या करना होता है, अपने मेन फाइल में रैप करना होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रेन हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर में। तो चिल्ड्रेन में सारे कंपोनेंट हमारे आ जाएंगे। तो हमने जो भी कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, ये सारी वैल्यू, और इसको अब इन सभी चिल्ड्रेन में यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको रिटर्न किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा हमने बेसिक से काम कर दिया है। अब इन सभी फंक्शंस के अंदर का कोड हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोडर की वैल्यू ट्रू रखेंगे, मतलब जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक लोडिंग चलेगा, ठीक है। ट्राई कैच फाइनली, यहाँ पे सजेशन बिल्कुल सही है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये बैकएंड यूआरएल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा बैकएंड यूआरएल इंपोर्ट हो गया। हम लोग गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हमारी एपीआई का एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगर आप राउट्स में देखोगे तो गेट के लिए ये है हमारा गेट नोट्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही सेम एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजना होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं बैकएंड यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं इस वाले यूआरएल पर, तो फिर क्या होगा, ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है गेट नोट्स फंक्शन, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और डेटा यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो हमारे पास रिस्पॉन्स में डेटा आ जाएगा, और उसी रिस्पॉन्स डेटा को हम लोग सेट नोट्स में स्टोर कर दिए हैं, जो कि एक फंक्शन है, और ये फंक्शन के थ्रू डेटा इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। तो यूज स्टेट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एरर मिलेगा। तो अभी इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारा एप्लीकेशन रेंडर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपने डेमो ऐप को दिखाएं आपको, जब भी हमारी ऐप यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन रेंडर हो तो यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। पहले रेंडरिंग पे ही डेटा आ जाए और ये एक बार ही रेंडर हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट भी क्या है, एक हुक है रिएक्ट में जिसमें 2 पैरामीटर हमें देना होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा एरो फंक्शन, जिसमें हम लोग अपना पूरा काम करते हैं, मेन लॉजिक यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। सेकंड पैरामीटर होता है एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। अब ये एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे इसलिए है, अगर ये रहेगा तो ये यूज़ इफेक्ट एक ही बार चलेगा। यूज़ इफेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब भी हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो जब भी हमारा ये कंपोनेंट रेंडर करेगा तो ये एक बार अपने आप रेंडर करेगा, ठीक है। अपने आप रेंडर होगा तो ये फंक्शन एक बार कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यूज़ स्टेट हम लोग स्टेट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अगर हमें कुछ भी HTML में रेंडर करवाना है डेटा तो उसके लिए हम लोग स्टेट बनाते हैं और उसको रेंडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा गेट नोट्स का काम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली क्रिएट के लिए भी अपना क्रिएट वाला एंड पॉइंट कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली उसके लिए कॉल कर सकते हैं, ट्राई कैच यूज़ नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि बैकएंड पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल होगा हमारे पास, बैकएंड यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे क्रिएट नोट, ठीक है। तो क्रिएट नोट यूआरएल पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना नोट भेज रहे हैं, जो भी हम टाइप करेंगे फ्रंट एंड से वो चला जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट नोट हमारे यूआरएल पे ये फंक्शन कॉल होगा, तो बॉडी से ये 2 चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। टाइटल कंटेंट को ही ये नोट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो सिंपल सा काम था यहाँ पे। अब सेट नोट्स में क्या करेंगे, हम लोग ये डेटा भेज देंगे। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि पुराना जो डेटा है वो तो रहेगा ही, नया डेटा भी भेज दो, ठीक है। ये होता है जो भी रिस्पॉन्स पे डेटा आ रहा है। सिंपल हो गया।
अब क्या करना है हमें, अपडेट का करना है। तो अपडेट के लिए आएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं अपडेट नोट, ठीक है। और इस पे आएंगे, सिंपल सा, इसमें भी हमें क्या करना है, सेम कोड करना है। हम लोग अब अपडेट नोट पे आईडी भेजेंगे पैरेंट्स में, और ये अपडेट नोट भी भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट नोट पे हम पुट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसके बाद सेट नोट्स फंक्शन में क्या करना है हमें, सेम वही डेटा पास कर देना है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस की आईडी के साथ मैच करेंगे। अगर मैच होता है तो जो भी यूज़र ने अपडेट कराया वो डेटा दिखा दो, अदरवाइज़ पुराना वाला ही दिखा दो। तो यहाँ पे हमने मैप किया, क्योंकि नोट्स एक एरे है, बहुत सारे यहाँ पे डेटा रहेंगे। देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो मल्टीपल डेटा है, तो हम लोग एरे को डिस्प्ले कराने के लिए मैप कर देते हैं। आप फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट नोट्स फंक्शन में हम यहाँ से भी डेटा भेज रहे हैं, तो ये नोट्स में ही आएगा, ठीक है। और इसी को पास कर रहे तो अगला कंपोनेंट में यूज़ कर पाएंगे आगे। अब डिलीट पे आते हैं। डिलीट पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने एंड पॉइंट पर। देन क्या करना है, हमें वो डेटा डेटाबेस से रिमूव कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नोट्स में, नोट्स को यहाँ पे फ़िल्टर कर रहे हैं, सारे नोट्स में से फ़िल्टर करेंगे कि जो भी यूज़र ने ये आईडी का नोट जो डिलीट किया है उसको डेटाबेस से हटा दो, ठीक है। वो नॉट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो अब डिलीट हो चुका है, इसीलिए उसे हटा दो। तो ये सिंपल सा हमने अपने सारे API एंड पॉइंट को कॉल कर लिया है। अब हमें देखना है कि ये डेटा हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग इस नोट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से पास कर रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट पर। तो यहाँ पे हमने एक पेज बनाया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें वो डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसोल में देखेंगे पहले, ठीक है। तो नोट्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नोट्स और लोडिंग, दो चीज़ें देख लेते हैं कि हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो उस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और हमारे कॉन्टेक्स्ट का नेम है नोट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स को कंसोल करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, ओके। तो इसको सेव करते हैं हम और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। हमारा जो ऐप चल रहा है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल पे देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे कोर्स एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं 5173 से, वो बैक एंड पे नहीं जा पा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। कोर्स ओरिजिन रिसोर्स एरर आ रहा है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड का URL अलग है। तो उसके लिए index.js में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बैक एंड पे करना क्या होगा, टर्मिनल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बैक एंड पे एक पैकेज देना पड़ेगा npm कोर्स, ठीक है। और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोर्स अप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या कर देगा, फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको और सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कंसोल पे हमें होम कंपोनेंट में home.jsx के लाइन नंबर 6 में हमें क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये वही डेटा है जो हमारे डेटाबेस में यहाँ पर है। तो इसका मतलब हम लोग फ्रंट एंड पे डेटा रिसीव कर पा रहे हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट API का कमाल आप देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया था, फंक्शंस में वैल्यू रिसीव कर रहे थे, उसके बाद उसे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे, और इसे यूज़ कर रहे हैं अपने कंपोनेंट में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है होम पेज, ठीक है। डेटा तो आ गया, अब होम पेज पे हमें दिखाना है। तो उसके लिए चलो अब अपनी डेमो एप्लीकेशन खोल के रखेंगे, अब उसी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये हमारा है होम पेज, नैप बार, फुटर, और यहाँ पे डेटा दिखेगा। अगर डेटा नहीं रहेगा तो लोडिंग पेज रहेगा, अदरवाइज नो नोट अवेलेबल करके हमें मैसेज दिखाना है, ओके। तो सिंपल सा टैलविंड CSS यहाँ पे हम आपको बता दे रहे थोड़ा सा डिटेल्ड में। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्किप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे इफ़ की, कि अगर मान लो लोडिंग है, ठीक है। तो लोडिंग के केस पे हम क्या करेंगे, एक डिव होगा हमारे पास, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न पे क्या होगा, अपने पास एक डिव होगा
मैनुअली लिखना पड़ रहा है, ठीक है। डिफ के अंदर एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लोडिंग, ठीक है। अब इस डिफ को थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, ओके। तो क्लास रहेगा फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, और मिनिमम जो हाइट दे देंगे वो स्क्रीन दे देंगे। तो ये क्लास क्यों यूज़ किए, क्योंकि ये कंटेंट मुझे सेंटर में दिखाना है। तो जस्टिफाई सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर में करेगा, ये वर्टिकली करेगा। स्क्रीन हाइट पे फ्लेक्स देने से ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ये सेंटर में लाने के लिए इतना कोड है यहाँ पर। अब इस पर भी थोड़ा सा क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। हम यहीं पे थोड़ा सा फ्रंट एंड डिस्कस करेंगे, इसके बाद टोटली स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि टेलविंड को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा लोडिंग के लिए। अब क्या करना है, हमें इसी तरीके से और भी करने हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक भी नोट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी नोट नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो नोट्स अवेलेबल ऐसे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। बाकी ये क्लास सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, डन। तो ये दो सिनारियो हो गया। अब मान लो हमारे पास डेटा है, डेटा दिखाना है, ये डेटा में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक और सिनारियो होगा हमारे पास, ठीक है, फाइनल। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, अभी के लिए तो मेरे पास एक सिंपल सा डिव होगा, ठीक है। और इस डिव पे लिख देते हैं हम डेटा आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी बस इतना ही लिख रहे हैं। इसको सेव करते हैं और चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है ब्राउज़र पर, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ दिख रहा है, डेटा आएगा यहाँ पर, मतलब हमारे पास देखो डेटा है, इसीलिए ये सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने app.jsx में जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि चीज़ें फिक्स हो जाए। तो ये जो हमारा मेन डिव है, इस पे भी टेलविंड की क्लास लगाएंगे, फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स कॉलम होगा, मिनिमम हाइट स्क्रीन कर देंगे, और बीजी क्या करेंगे, हमारा बीजी डार्क है, ठीक है। तो बीजी ग्रे 900 कर देंगे और टेक्स्ट वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्लास हो गया। अब मेन पे आते हैं, मेन पे भी क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्लास लगा देते हैं, फ्लेक्स 1 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन कंटेनर मार्जिन XY एक्सिस से ऑटो कर देंगे, और पैडिंग XY एक्सिस से अगर इक्वल दे दूँ तो मुझे बस नॉर्मल पैडिंग P4 लिखना है, ठीक है, नॉर्मल। तो ये सिंपल सा क्लास यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसको सेव करते तो अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो नैप बार ऊपर है, फुटर नीचे है, और बीच में डेटा आएगा, ओके। तो इस तरीके से टेलविंड हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब जहाँ पे मैंने लिखा है डेटा आएगा, डेटा हमारे पास है, बस उसे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, नोट कार्ड नाम से है, नोट कार्ड .jsx, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट आ गया। इस पे हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे। मैं ये इस कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये कार्ड है, तो ये कार्ड बनाना है, तो कार्ड इस यहाँ पे बनाएंगे, ओके। तो ये रहा हमारा होम। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम इसको नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम अपने नोट कार्ड कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें डेटा भेजेंगे पहले इस वाले कंपोनेंट से। तो डेटा भेजने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास नोट्स में डेटा है, तो नोट्स को यहाँ पे मैप करेंगे। तो उसको मैप करने के लिए ये सिंपल सा हमारे पास होगा कोड। तो यहाँ पे हमारा नोट कार्ड कंपोनेंट होगा, नोट कार्ड। इसमें क्या करूँगा मैं, प्रॉप में डेटा भेजूँगा, प्रॉप में डेटा पास करूँगा, ठीक है। तो ये की क्यों दिए हैं, की इसलिए दिए हैं क्योंकि हर एक नोड का एक यूनिक आईडी है, मोंगोडीबी में जनरेट हो रहा था, ठीक है। डेटाबेस में देख लो आप, ये देखो ये एक यूनिक आईडी है। तो यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं तो हमें एक वार्निंग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स को मैप किए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा डेटा है, तो एरे है तो मैप कर रहे हैं, सभी दिखाना है। यहाँ पे इसको हम लोग पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप। तो यहाँ से जिस तरीके से पास कर रहे हैं, hमें नोट कार्ड कंपोनेंट में इसे रिसीव करना है, तो ठीक है। तो रिसीव करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्लासेस लगा देते हैं कि ग्रिड क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट
जो स्मॉल डिवाइसेस होगा उसमें ग्रिड हमारा कॉलम 2 कर देंगे, मीडियम डिवाइस में 3 कर देंगे और लार्ज डिवाइस में क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गैप चारों तरफ से गैप दे देते हैं 6 का और पैडिंग 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे नोट कार्ड कंपोनेंट में जो ये प्रॉप पास कर रहे हैं इसे मुझे रिसीव करना होगा। ठीक है, तो नोट कार्ड में आते हैं, यहाँ पे प्रॉप हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं। ठीक है, तो प्रॉप को रिसीव करने के लिए इस तरीके से हमें लिखना होता है। अब अगर यहाँ पे हम console.log कर देंगे ना नोट, तो यहाँ पे भी हमें वो डेटा दिखेगा क्योंकि हमने होम से नोट कार्ड कंपोनेंट में पास कर दिया है। तो होम एक पेरेंट कंपोनेंट हो गया, नोट कार्ड चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, तो यही सेम डेटा मैप करके यहाँ पे पास कर दिए हैं। तो यहाँ पे भी अभी हमें सेम डेटा दिखेगा। अगर इसको सेव करें और कंसोल पे देखो तो नोट कार्ड पे भी सेम डेटा आ चुका है। ठीक है, तो जितना भी लॉजिकल कोड है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी ये जो CSS है, स्टाइलिंग है, ये हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल कोड लिख देते हैं। कार्ड पे हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट नोट अपडेट नोट का क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया है, और उसको यूज़ करने के लिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीट नोट अपडेट नोट वही है जो यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो डिलीट नोट अपडेट नोट। अब यहाँ पे डिलीट और अपडेट का रिक्वायरमेंट क्यों आ गया, क्योंकि कार्ड पे देखो हम लोग डिलीट और अपडेट कार्ड पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट कर पाएंगे, और सेव करना है तो नया वैल्यू सेव करो या फिर कैंसिल करो, नहीं करना कुछ तो कैंसिल कर दो, और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये 2 फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे मंगा लिया। अब जब यूज़र अपडेट करेगा तो वो अपडेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए एक यहाँ पर हमारे पास इस एडिटिंग का मैंने स्टेट बना रखा है। ठीक है, अभी मैंने बनाया है, बना रखा नहीं है, बनाया है। तो यूज़ स्टेट को भी यहाँ पे क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे। इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स रखेंगे कि कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी डेटा यूज़र मान लो कुछ एडिट कर दिया है तो उसका अपडेट डेटा भी हमें भेजना है। ठीक है, तो एडिट डेटा सेट एडिट डेटा। तो इस तरीके से रिएक्ट में हम लोग क्या करते हैं स्टेट्स क्रिएट करते हैं अपने डेटा को HTML में दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगा, टाइटल आएगा, कंटेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल और कंटेंट हमारा आ गया, टाइटल आ गया और कंटेंट, तो कंटेंट लिख देते हैं, सजेशन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब यूज़र एडिट करेगा तो वो डेटा पहले से ही यहाँ पे दिखना चाहिए, डेटा है। ठीक है, तो वही कि पुराना डेटा यहाँ पे आ जाए। तो डेटा नोट में है तो नोट डॉट टाइटल में टाइटल आ जाएगा, नोट डॉट कंटेंट से कंटेंट आ जाएगा। क्योंकि कंसोल पे आप देख लोगे जब नोट को कंसोल किए हैं तो वहाँ पे देख लो टाइटल और कंटेंट दोनों आ रहा नोट के अंदर ही है ये। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, कुछ भी नया नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ हम अच्छे से समझा पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें HTML लिखना है, कार्ड बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा CSS को डिज़ाइन करने में, CSS को लिखने में। सिंपल कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे लाइन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझा देते हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखो यूज़र कुछ एडिटिंग कर रहा है तो जो भी वो यहाँ पे वैल्यू टाइप कर रहा है अपने इनपुट बॉक्स में, वो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी यूज़र टाइप करेगा वो यहाँ पर है और उसका पुराना डेटा भी दिखेगा। अगर उसमें कुछ अपडेट करना है तो वो अपडेट करे, या फिर नया लिखना है तो नया वैल्यू लिख दे। और ऑन चेंज में क्या करे, सेट एडिट डेटा में वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो एडिट डेटा में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी का यूज़ करके हम लोग आगे डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू। ठीक है, और मान लो वो सेव करना चाहता है तो हैंडल अपडेट एक फंक्शन होगा हमारे पास, जिसके थ्रू क्या कर सकता है, वो नए चेंजेस को डेटाबेस पे भेज सकता है फ्रंट एंड से कि नया चेंजेस आया है, इसको सेव कर दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट। ठीक है, इस फंक्शन में करूँगा क्या, मैं सिंपल अपनी वैल्यू को अपडेट करूँगा। ठीक है, तो अपडेट नोट क्या करेगा, नोट ID लेगा, एडिट डेटा उठाएगा और एडिट करने के बाद इस एडिटिंग की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जो भी एडिटिंग था यहाँ पे हो चुका है, अब वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा हैंडल अपडेट फंक्शन का काम था। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मान लो यूज़र कुछ भी नहीं कर रहा है, वो
एडिट के लिए, डेटा अपडेट के लिए प्रॉम्प्ट ओपन किया, लेकिन वो कैंसिल बटन प्रेस कर रहा है, तो एडिटिंग फॉल्स ही रखो, कुछ मत करो, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखो कुछ है, नोट हमें दिखाना है, कंटेंट हमें दिखाना है, उस कार्ड के अंदर कैसे दिखेगा, इस तरीके से स्टाइलिंग किया हुआ है, ठीक है। और हमें टाइम स्टैम्प भी दिखाना है कि कब वो क्रिएट हुआ था, तो उसके लिए हमने मोंगोडीबी में टाइम स्टैम्प ट्रू किया था स्कीमा जब बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड में ख्याल लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प ट्रू है। तो अभी मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे आई थिंक नोट कार्ड में था। तो यहाँ पे तो हम लोग फ्रंट एंड से ही डेट उठा ले रहे हैं और बैक एंड से ये नोट क्रिएटेड डेट मंगा रहे हैं, कब क्रिएट हुआ, क्योंकि मोंगोडीबी में एक फील्ड बन जाती है क्रिएटेड एट की, ठीक है, कि वो कब क्रिएट हुआ था। तो यही टाइम हम दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये टाइम दिख रहा है, डेट, ओके। तो अभी अपने रियल एप्लीकेशन पे चलते हैं, क्योंकि अब सेव करूँगा तो यहाँ पे हमें दिखेगा हमारा डेटा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और आते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा दिख रहा है बिल्कुल सही, ओके। अब हमें नैव बार और फुटर का काम करना है। तो नैव बार और फुटर का काम करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नैव बार कंपोनेंट में। यहाँ पे भी मैं आपको CSS एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये है हमारा सिंपल नैव बार, जिसमें देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लूसिड रिएक्ट का इस्तेमाल करके एक लोगो दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसे हम यूज़ कर पाएंगे। तो हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, देन ये हम क्या कर पाएंगे, ये यूज़ कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन के लोगो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लोगो आ गया। देन क्या है, हम लिंक्स दिखा रहे हैं होम और क्रिएट नोट, 2 पेज का, ठीक है, सिंपल सा। और ये लिंक टैग हम लोग अपने पेज के नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिएक्ट में। तो ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम से आ रहा है। बाकी यूज़ लोकेशन मैंने यूज़ किया हुआ है, क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो होम सेलेक्टेड है तो होम दिखाओ, अदरवाइज़ क्रिएट नोट सेलेक्टेड है तो क्रिएट नोट दिखाओ। अगर ये सेलेक्टेड है क्रिएट नोट तो उसका बीजी कलर ब्लू होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए वो, अदरवाइज़ वो ग्रे कलर में दिखना चाहिए। सेम फॉर होम, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अभी चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो अभी ये हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा नैव बार है, होम सेलेक्टेड है, बीजी ब्लू है, ठीक है। क्रिएट नोट करूँगा तो ये देखो क्रिएट नोट पेज हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी क्रिएट नोट पेज बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, फुटर का काम करूँगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारा फुटर कैसा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर में बस ये सिंपल सी चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम फुटर पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और नया कोड क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये है हमारा सिंपल सा फुटर। इसको अगर हम सेव करते हैं तो अभी आप देख पाओगे हमारा वेबसाइट पे फुटर भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये फुटर भी लग चुका है। तो सिंपल सा कोड है, बैकग्राउंड ग्रे किया हुआ, टेक्स्ट भी है, बॉर्डर लगा हुआ है कुछ, और यहाँ पे देखो हम लोग रियल टाइम डेट दिखा रहे हैं कि जो भी ईयर चल रहा है वही ईयर यहाँ पे दिखे, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। और इसको सेंटर में रखने के लिए यहाँ पे पहले से ही क्लासेस लगी हुई है। app.jsx में ये जो क्लास लगा हुआ है, फुल स्क्रीन, फ्लेक्स, हाइट स्क्रीन, इसी से क्या होता है वो सेंटर में चला जाता है, ठीक है। तो नैव बार और फुटर इस CSS के अंडर आ रहा है, ठीक है, इसी वजह से वो क्या है, वो सेंटर पे दिख रहा है। तो अगर यहाँ से हम फुटर पे जंप करें तो यहाँ पे देखो हम लोग फुटर पे आ चुके हैं। देन टेक्स्ट सेंटर क्लास लगा हुआ है। तो हमारा फुटर बन गया, सब कुछ हो गया है। हमारी वेबसाइट अभी ऐसे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इसको, मैं अगर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 8000, अगर सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये डेटा हमारा अपडेट हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए आप यहाँ पर देखो हमारा जो नोट कार्ड कंपोनेंट है वहाँ पे हमने लॉजिक लिखा हुआ है कि जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक ऑन क्लिक पे ये हमारा सेट इज़ एडिटिंग में हम लोग वैल्यू देखेंगे। तो हैंडल अपडेट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो हैंडल अपडेट हमने कहीं पे किया होगा, ये देखो जब यूज़र कुछ भी सेव बटन पे क्लिक करेगा, एडिट पे क्लिक किया और वो सेव कर रहा है, जैसे ही वो सेव करेगा तैसे ही क्या करना है, हैंडल अपडेट कॉल कर देना। तो हैंडल अपडेट क्या करेगा, उस नोट की आईडी लेगा और जो भी यूज़र ने डेटा एडिट किया है वो डेटा उठाएगा और उसको एडिट करके बैकएंड पे भेज देगा,
ठीक है। और मान लो वो कुछ नहीं करेगा, कैंसिल पे क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल। बाकी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, एडिट पे क्लिक करके डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। पुराने डेटा को गेट कर रहे हैं और नया डेटा भेज रहे थे। पुराना डेटा यहाँ पे गेट किए और नया डेटा फिर यहाँ से भेज रहे हैं, जो भी वो कर रहा है। तो वो हैंडल अपडेट में देखो यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया। अब डिलीट वाला चेक कर लेते हैं। अगर डिलीट कर दूं मैं तो देखो नो नोट्स अवेलेबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोई भी नोट्स अब नहीं है क्योंकि सारा हमने डिलीट कर दिया। तो होम पेज पे एक कंडीशन लगाया था कि अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई भी नोट्स नहीं रहेगा, तो ये दिखाना है आपको, ठीक है। सेंटर में इसके वजह से दिख रहा है। अब जो लास्ट काम बचता है वो बचता है क्रिएट का। क्रिएट नोट कैसे होगा, तो यहाँ पे डेमो एप्लीकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर क्रिएट नोट पे देखो, जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म आता है, ठीक है, स्क्रीन के सेंटर पे, बहुत ही खूबसूरत सा। तो इसे बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, क्रिएट नोट जो कंपोनेंट है हमारा, इस पे आएंगे और सबसे पहले तो ये जो क्रिएट नोट है ये हमें हटाना है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए जिसमें मैं क्या करूँगा, वो फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हम बना रहे हैं नोट फॉर्म डॉट JSX नाम से। ये बन गया, ठीक है। मैंने इसे सेव भी कर दिया और यहाँ पे उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, नोट फॉर्म। देखो आप चाहो तो सेम कोड यहाँ पे भी कर सकते हैं इसी फाइल में, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा किसी को भी प्रोजेक्ट दिखाओ तो वो समझ जाए कि क्रिएट नोट में अच्छा यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है इस कंपोनेंट में, इसमें जाने से फॉर्म दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ क्लास लगा देता हूँ मैं टैलवेंट की, वही बेसिक सी, फ्लेक्स, आइटम सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, ताकि वो फॉर्म जो है ना वो सेंटर में आए, स्क्रीन पे आए, ठीक है। और बीजी ग्रे क्या करूँगा मैं, 900 करना है ना, बीजी ग्रे 900, ओके। इतना करने के बाद अभी आप देखोगे तो हमारे वेबसाइट पे भी क्या होगा, आपको सेंटर पे नोट फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पे बस फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए नोट फॉर्म पे आएंगे और नोट फॉर्म पे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे यूज़र क्या कर पाएगा, नोट क्रिएट कर पाएगा। जैसे एक बार डेमो दिखा देते हैं तो आपको ना एक्सप्लेन करने में चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू नोट कर रहा। अगर मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ शॉपिंग कर देता हूँ, ठीक है, शॉपिंग का एक नोट बना देते हैं, हिसाब किताब रहेगा। तो दिस मंथ बिल इज़ 10K, ऐड नोट कर रहे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा नोट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमें फॉर्म बनाना है, सेंटर में दिखाना है, तो उसके लिए ही हमारे पास ये है। तो सबसे पहले जो यूज़र यहाँ से फॉर्म फिल करके ऐड नोट पे क्लिक करा तो वो जो क्रिएट हो रहा है नोट, हमें वो करना होगा। तो उसके लिए हमें अपना क्रिएट वाला API कॉल करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो कॉन्स्ट, अगर आपको याद होगा तो हमने एक क्रिएट नोट करके फंक्शन बनाया था अपने कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो क्रिएट नोट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे स्टेट्स बनाएंगे कुछ। तो यहाँ पे नोट होगा अपने पास, सेट नोट होगा। इस स्टेट का काम क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूज़ स्टेट इनिशियली इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू रखेंगे टाइटल और कंटेंट वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी है। तो इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा। अगर यूज़र कुछ भी टाइप करके इस बटन पे क्लिक करता है तो वो डेटा भेज देना है हमें, मतलब ये फंक्शन कॉल कर देना है। तो उसके लिए अब हम आएंगे रिटर्न वाले पार्ट पे। तो HTML फिर से हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा सीधा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा कोड, सिंपल सा कोड है, देख लो। यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें इनपुट में एक हमारे पास इनपुट बॉक्स है और एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जितना भी लिखना है लिखेंगे। फिर एक बटन है हमारे पास ऐड नोट नाम का, उसका टाइप है सबमिट, मतलब जब भी सबमिट करेंगे फॉर्म को ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये हम आपको बना के दिखाते हैं, ये लॉजिकल पार्ट है, तो ये आपका समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी
ऐड नोट पे क्लिक करे यूज़र तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है हमें, बाय डिफ़ॉल्ट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे कि ब्राउज़र रिलोड ना हो, ओके। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो यूज़र जो भी नोट या टाइटल इस बटन पे क्लिक करके सबमिट करना चाहता है वो फिल नहीं किया है, एम्प्टी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर यूज़र कुछ भी फिल नहीं करता है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ क्या करो, क्रिएट नोट फंक्शन को कॉल कर दो। मतलब यूज़र ने कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे फिल किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइटल दिया है, कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो उसको बैकएंड पे भेज दो, तो क्रिएट नोट फंक्शन में भेज देगा। और सेट नोट में उसको हम स्टोर कर दे रहे हैं, वापस से फॉर्म को एम्प्टी कर दे रहे हैं डेटा एक बार चले जाने के बाद, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे काम था, इसको अब सेव करते हैं और चलो अपने पेज पे दिखाते हैं। अपना एप्लीकेशन हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा रियल एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म बन के आ चुका है, अब इसको टेस्ट करते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास एक भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा हम लेते हैं, पीजी रेंट, आई हैव पेड माई और रेंट, नाउ देयर इज़ नो ड्यूज। ऐड नोट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा नोट स्टोर्ड हो गया, ठीक है। और ये रिफ़्रेश करने पे भी रहेगा, इवन आप फ्रंट एंड सर्वर बंद करके रीस्टार्ट करोगे फिर भी रहेगा। और देखो ये डेट भी आ रहा है। तो अब एक्सप्लेन कर देते हैं कोड कि जब भी यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेगा हैंडल सबमिट पे ये फंक्शन कॉल होगा, और ये बैकएंड पे ये कॉल होने का मतलब बैकएंड वाला एपीआई कॉल हो गया ऐड नोट वाला, क्रिएट नोट वाला, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी यूज़र टेक्स्ट एरिया में टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू ले रहे हैं और भेज दे रहे हैं। और अगर पुरानी कोई वैल्यू है नोट में तो उसको दिखा दो। तो नोट तो एम्प्टी है स्टार्टिंग में, ये देखो इनिशियली क्या है, ये एम्प्टी है, इसकी वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है। तो इनिशियली देखो अभी ये एम्प्टी है, और अगर कुछ टाइप कर देंगे तो वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक और नोट में बना दूँ, जैसे शॉपिंग का, यहाँ पे 10 के बिल, ठीक है। अब इसका एक और नोट हम बना देते हैं, फिर हम इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्कूल फीस पेंडिंग। तो यहाँ पे देखो ये 3 नोट्स हमारे पास है। अब इसको अगर मैं छोटी स्क्रीन पे करूँ तो देखो यहाँ पे ये छोटी स्क्रीन पे एक कार्ड दिख रहा है, बड़ी स्क्रीन पे आते ही ये 3 कार्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा हमने यहाँ पे देखो स्मॉल डिवाइस पे 2 कार्ड दिखना चाहिए, मीडियम डिवाइस पे 3 दिखना चाहिए, लार्ज डिवाइस पे 4 दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये क्लासेस की वजह से यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो, इसी तरीके का प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो, तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्डइन अकाउंट का हमारे लिंक मिल जाएगा, आप हमारे लिंक्डइन पे जा करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप हमारे टीम को ज्वाइन करके इसी तरीके से आप लर्न कोडिंग चैनल पे फ्री में अपना ट्यूटोरियल क्रिएट करके हमें दे सकते हैं, तो हम लोग उसे अपलोड करेंगे। index.html में अगर कुछ लिख के सेव करेंगे तो यहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है, ध्यान रहे।